हमारे इस नए गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज का विषय कुछ ऐसा है जो हमारे चारों तरफ चौबीसों घंटे मौजूद है। बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर दुनिया से अचानक सारी आवाजें गायब हो जाएं, तो कैसा लगेगा? सब कुछ एकदम सुन, शांत और शायद बहुत डरावना। हाँ, डरावना तो होगा। आज हम इसी ध्वनि यानी साउंड के विज्ञान की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमने जो नोट्स और रिसर्च आज के लिए इकट्ठा की है ना, वो भौतिक विज्ञान के उस हिस्से को कवर करती है जो कक्षा 9वीं 10वीं से लेकर एसएससी, रेलवे और स्टेट पुलिस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हम इसे किसी बोरिंग क्लासरूम की तरह नहीं, बल्कि एक दिलचस्प कहानी की तरह समझेंगे। एकदम सही। और अक्सर होता यह है कि जब लोग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं ना, तो वे सिर्फ तथ्यों और फॉर्मूलों को रट लेते हैं। लेकिन विज्ञान रटने की नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को समझने की चीज है। आज हमारा मिशन यही है कि हम ध्वनि से जुड़े इन सारे वैज्ञानिक सिद्धांतों को इस तरह समझें कि वे दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएं। अगर कोई इस विषय को गहराई से समझना चाहता है तो उसे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम हर दिन अनगिनत आवाजें सुनते हैं, अलार्म का बजना, ट्रैफिक का शोर या बारिश की बूंदों की टप-टप। लेकिन अगर मैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछूं कि विज्ञान की नजर में आखिर ये ध्वनि है क्या? ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे हम हाथ में पकड़ सकें? बहुत अच्छा सवाल है। ध्वनि कोई भौतिक वस्तु नहीं है। विज्ञान इसे एक ऊर्जा यानी एनर्जी के रूप में देखता है। ये ऊर्जा का ही एक रूप है, ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश या ऊष्मा एक ऊर्जा है। अच्छा। ऊर्जा, हाँ, ये ऊर्जा हवा के जरिए हमारे कानों तक पहुंचती है और हमारे मस्तिष्क को एक संकेत भेजती है, जिसे हमारे दिमाग आवाज के रूप में डिकोड कर लेता है। एक अदृश्य ऊर्जा। लेकिन ये ऊर्जा पैदा कैसे होती है? जब मैं अभी बात कर रहा हूं, तो मेरे अंदर से ये ऊर्जा बाहर कैसे आ रही है? इसका एक ही सीधा सा जवाब है कंपन, जिसे हम अंग्रेजी में वाइब्रेशन कहते हैं। बिना कंपन के ध्वनि पैदा होना वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह असंभव है। अच्छा, तो वाइब्रेशन जरूरी है? बिल्कुल। जब भी कोई वस्तु तेजी से आगे पीछे हिलती है, तो वो अपने आसपास की हवा के कणों को एक धक्का देती है। इसी धक्के से ऊर्जा आगे बढ़ती है। अगर कोई बोलते समय अपने गले पर हाथ रखे, तो उसे वहां मौजूद वाक तंतुओं यानी वोकल कॉर्ड्स का कंपन साफ महसूस होगा। हाँ, मैंने अभी हाथ रखकर देखा, ये सच में वाइब्रेट कर रहा है। गिटार के तार का हिलना हो या ढोलक पर पड़ने वाली चोट, हर जगह कंपन ही इस ऊर्जा को जन्म दे रहा है। यानी जहां भी आवाज है, वहां कुछ ना कुछ जरूर कांप रहा है। अब अगर ये कंपन से पैदा होने वाली ऊर्जा है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है? इससे मुझे अंतरिक्ष की याद आ गई। अंतरिक्ष की। हॉलीवुड की विज्ञान कथा वाली फिल्मों में अक्सर दिखाते हैं कि अंतरिक्ष में कोई ग्रह फटा और एक बहुत तेज बूम की आवाज आई। क्या असलियत में ऐसा होता है? मान लीजिए, अगर मेरा कोई पड़ोसी अंतरिक्ष में तेज आवाज में संगीत बजाए, तो क्या मुझे उसकी आवाज सुनाई देगी? बिल्कुल नहीं। फिल्मों में दिखने वाले वो विस्फोट असल विज्ञान के हिसाब से एकदम गलत है। ध्वनि ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक माध्यम यानी मीडियम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता? हाँ, ये माध्यम ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है। अंतरिक्ष में पूरी तरह से निर्वात या वैक्यूम होता है। वहां हवा का कोई कण मौजूद नहीं है जो कंपन कर सके। चूंकि वहां इस ऊर्जा को आगे ले जाने वाला कोई डाकिया नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष में कितना भी बड़ा धमाका हो जाए, वहां एकदम सन्नाटा ही रहेगा। क्या बात है! तो अंतरिक्ष में पड़ोसी के शोर की कोई टेंशन नहीं। लेकिन धरती पर तो हवा है। मैंने जो नोट्स देखे हैं उनमें एक तकनीकी शब्द का जिक्र है, अनुदैर्घ्य तरंग, जिसे लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं। क्या ध्वनि हवा में इसी तरह चलती है? एकदम सही पकड़ा आपने। विज्ञान में ध्वनि को एक अनुदैर्घ्य तरंग माना जाता है। तरंग या वेव असल में एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस? जब हम अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं, तो इसका मतलब है कि माध्यम के कण उसी दिशा में आगे पीछे कंपन कर रहे हैं जिस दिशा में ध्वनि की ऊर्जा आगे बढ़ रही है। ये थोड़ा सा तकनीकी हो गया। क्या हम इसे किसी आसान उदाहरण से समझ सकते हैं? ओह रुकिए, मुझे एक बात याद आ रही है। क्या ये उस स्प्रिंग या स्लिंकी खिलौने की तरह है जिससे हम बचपन में खेलते थे? हाँ, बिल्कुल वही स्लिंकी। अगर मैं उस स्प्रिंग को एक तरफ से धक्का दूं, तो उसके छल्ले दबते हैं और फिर खुलते हैं। क्या हवा में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? ये एक बहुत ही शानदार तुलना है। असल में हवा बिल्कुल उसी स्लिंकी की तरह बर्ताव करती है।
जब ध्वनि ऊर्जा हवा से गुजरती है तो वो हवा के कणों को एक अदृश्य स्प्रिंग की तरह दबाती और छोड़ती है। अदृश्य स्प्रिंग विज्ञान की भाषा में जहां कण एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और दबाव बढ़ जाता है उसे संपीड़न या कंप्रेशन कहते हैं, और जहां कण एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और दबाव कम हो जाता है उसे विरलन या रेयरफैक्शन कहते हैं। तो मूल रूप से मेरे मुंह से लेकर सुनने वाले के कान तक हवा का एक अदृश्य स्प्रिंग मौजूद है जो लगातार संपीड़न और विरलन कर रहा है। ये सच में सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है ना? अब इसी स्प्रिंग वाले कॉन्सेप्ट से जुड़े कुछ और गुण हैं जिन्हें डिकोड करना जरूरी है। जैसे पहला शब्द है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को समझना बहुत आसान है। ये बस कंपन की दर है। कोई वस्तु 1 सेकंड में कितनी बार कंपन करती है वो उसकी आवृत्ति होती है। इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। हर्ट्ज में। अगर इसे आम जिंदगी से जोड़ें तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक मच्छर की भिनभिनाहट जो बहुत चुभने वाली और पतली होती है उसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उसके पंख 1 सेकंड में कई 100 बार कंपन कर रहे हैं? जी हाँ। और वहीं एक शेर की गहरी दहाड़ में कंपन धीमा होता है, इसलिए उसकी आवृत्ति कम होती है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। मच्छर की भिनभिनाहट उच्च आवृत्ति है यानी हाई फ्रीक्वेंसी, और शेर की दहाड़ निम्न आवृत्ति है यानी लो फ्रीक्वेंसी। इसी से जुड़ा दूसरा गुण है आवर्तकाल या टाइम पीरियड। आवर्तकाल ये आवृत्ति का एकदम उल्टा है। एक पूरा कंपन होने में यानी एक बार कणों के पास आने और दूर जाने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। मैं समझ गया। इसके बाद एक और शब्द आता है आयाम या एम्पलीट्यूड। क्या मैं इसे सीधे तौर पर किसी साउंड सिस्टम के वॉल्यूम नॉब की तरह मान सकता हूं? आप इसे बिल्कुल वॉल्यूम नॉब कह सकते हैं। आयाम का मतलब है कि जब कण कंपन करते हैं तो वे अपनी मूल स्थिति से अधिकतम कितनी दूर तक खिसकते हैं। अच्छा, अधिकतम दूरी। अगर ऊर्जा बहुत ज्यादा है तो कण ज्यादा दूर तक जाएंगे यानी आयाम बड़ा होगा और आवाज बहुत तेज होगी। इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण क्राकटोआ ज्वालामुखी का फटना है। उसका आयाम इतना विशाल था कि उसकी आवाज हजारों किलोमीटर दूर तक सुनी गई और आसपास के लोगों के कान के पर्दे फट गए। ऊर्जा जितनी ज्यादा, आयाम उतना बड़ा और आवाज उतनी ही तेज। बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक स्तर की ऊर्जा है। और चौथा गुण है तरंगदैर्घ्य, जिसे वेवलेंथ कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? अगर हम आपके उसी स्लिंके वाले उदाहरण पर वापस जाएं तो वेवलेंथ का मतलब है किसी तरंग की कुल लंबाई। हवा में जब संपीड़न और विरलन बनता है तो किन्हीं दो लगातार संपीड़नों जहां कण पास हैं के बीच की जो दूरी होती है, बस उसी दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यह तय करता है कि तरंग कितनी लंबी या छोटी है। इन सभी बातों से यह साबित होता है कि एक साधारण सी आवाज के पीछे कितना गहरा गणित और विज्ञान छिपा है। अब एक और बहुत ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है, ध्वनि का वेग यानी स्पीड ऑफ साउंड। ये बहुत जरूरी टॉपिक है। हम जानते हैं कि प्रकाश बहुत तेजी से यात्रा करता है, लेकिन ध्वनि की रफ्तार क्या है? क्या ये हवा, पानी या ठोस चीजों में एक ही रफ्तार से चलती है? ये प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा घुमाकर पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है। ध्वनि का वेग अलग अलग माध्यमों में पूरी तरह बदल जाता है। पूरी तरह बदल जाता है? हाँ। वेग का मतलब है कि ध्वनि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, और सबसे बड़ा नियम यह है कि ध्वनि ठोस पदार्थों में सबसे तेज गति से यात्रा करती है, उसके बाद द्रव यानी पानी में, और सबसे धीमी गति गैसों यानी हवा में होती है। रुकिए, अगर ध्वनि ठोस में सबसे तेज चलती है क्योंकि उसके कण एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक लकड़ी का ब्लॉक है और एक बहुत ही कठोर हीरा है, तो हीरे के अंदर कण और भी ज्यादा ठसाठस भरे होने के कारण ध्वनि हीरे में लकड़ी से भी ज्यादा तेज चलेगी? आपका ये लॉजिक बिल्कुल सटीक है। पदार्थ जितना ज्यादा सघन और कठोर होगा, कण उतनी ही जल्दी ऊर्जा को एक से दूसरे तक पहुंचाएंगे। अच्छा। यही कारण है कि हवा में ध्वनि की गति लगभग 344 मीटर्स प्रति सेकंड होती है, लेकिन लोहे या स्टील में ये 5000 मीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा हो जाती है। इसीलिए पुराने जमाने में लोग ट्रेन के आने का पता लगाने के लिए हवा में आवाज सुनने के बजाय लोहे की पटरियों पर कान लगाकर सुनते थे। ओह, अब समझ में आया। पटरी के ठोस लोहे से आवाज हवा की तुलना में कई गुना पहले पहुंच जाती है। ये वाकई कमाल का साइंस है। इस ऊर्जा की गति की बात तो हो गई, लेकिन क्या हम सारी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं?
मेरा मतलब है, क्या ब्रह्मांड में जो कुछ भी कंपन कर रहा है, हम इंसान उसे सुन सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने सुना है कि कुत्तों के लिए खास सीढ़ियां आती हैं, जिनकी आवाज इंसानों को नहीं आती। सही सुना है आपने। हमारे कानों की एक बहुत ही सख्त लिमिट है। हम हर कंपन को नहीं सुन सकते। विज्ञान ध्वनि को मानव कान की क्षमता के आधार पर बांटता है। श्रव्य ध्वनि या ऑडिबल साउंड वो है जिसे हम सुन सकते हैं। और इसकी कोई रेंज होती है क्या? हाँ, इंसानों के सुनने की सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगर कोई कंपन 20 बार प्रति सेकंड से कम है या 20,000 बार प्रति सेकंड से ज्यादा है, तो हमारा दिमाग उसे रजिस्टर ही नहीं कर पाएगा। तो जो आवाजें 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की होती हैं, उनका क्या? क्या वे प्रकृति में मौजूद हैं? जी हाँ, और विज्ञान के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को पराश्रव्य तरंगे या अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड, जैसे मेडिकल वाला? बिल्कुल वही। चमगादड़ भी इसी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। वे उड़ते समय ये उच्च आवृत्ति वाली तरंगे छोड़ते हैं, जो उनके शिकार जैसे किसी कीड़े से टकराकर वापस आती हैं, जिससे उन्हें अंधेरे में भी शिकार की सटीक लोकेशन मिल जाती है। इंसान भी इसका इस्तेमाल करता है। अस्पतालों में शरीर के अंदरूनी अंगों की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड मशीनें इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। और जो आवाजें 20 हर्ट्ज से नीचे की होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो ये अवश्रव्य तरंगे या इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये बहुत ही कम आवृत्ति वाली भारी तरंगे होती हैं। इनका कोई उदाहरण? भूकंप आने से ठीक पहले धरती के अंदर इंफ्रासाउंड ही पैदा होता है। इंसान इसे सुन नहीं सकते, लेकिन हाथी और व्हेल जैसे विशाल जानवर इन तरंगों को न सिर्फ सुन सकते हैं, बल्कि वे मीलों दूर तक एक दूसरे से संवाद करने के लिए इंफ्रासाउंड का ही इस्तेमाल करते हैं। ये सच में हैरान करने वाला है कि जानवर एक पूरी तरह से अलग ध्वनि की दुनिया में जी रहे हैं, जिसका हमें कोई अंदाजा ही नहीं है। आपने अभी चमगादड़ के तरंगे छोड़ने और टकरा कर वापस आने का जिक्र किया। ये मुझे पहाड़ों पर आवाज गूंजने की याद दिलाता है। जब हम पहाड़ों में जोर से अपना नाम चिल्लाते हैं, तो वही आवाज पलटकर वापस आती है। विज्ञान की नजर में वहां क्या खेल चल रहा है? वहां ध्वनि का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है। ध्वनि ऊर्जा बिल्कुल एक रबर की गेंद की तरह बर्ताव करती है। जब आप गेंद को दीवार पर मारते हैं तो वो वापस आती है। हाँ, तप्पा खाकर। उसी तरह जब ध्वनि तरंगे किसी कठोर सतह जैसे दीवार या पहाड़ से टकराती हैं, तो वे पलटकर वापस लौट आती हैं। और जब यही परावर्तित ध्वनि हमें अपनी मूल आवाज से एकदम अलग और स्पष्ट सुनाई देती है, तो हम उसे प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। चमगादड़ भी अपने शिकार खोजने के लिए इसी इको का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इको लोकेशन कहा जाता है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, मैं इस वक्त एक कमरे में बैठा हूं, यहां भी चारों तरफ दीवारें हैं। जब मैं बोल रहा हूं तो आवाज इन दीवारों से भी टकरा रही होगी। फिर मुझे मेरे ही कमरे में मेरा इको क्यों नहीं सुनाई दे रहा? क्या इको बनने के लिए कुछ खास शर्तें होती हैं? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है। इसका जवाब हमारे दिमाग की वायरिंग में छुपा है। हमारे मस्तिष्क की खूबी है कि वो किसी भी आवाज के असर को 0.1 सेकेंड यानी 1 सेकेंड के 10वें हिस्से तक बनाए रखता है। इसे परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कहते हैं। 0.1 सेकेंड? अगर कोई परावर्तित आवाज 0.1 सेकेंड से पहले ही हमारे कान में वापस आ जाए, तो हमारा दिमाग उसे मूल आवाज में ही मिला देता है और हम दोनों आवाजों को अलग-अलग नहीं पहचान पाते। छोटे कमरों में यही होता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि स्पष्ट इको सुनने के लिए आवाज को जाने और दीवार से टकराकर वापस आने में कम से कम 0.1 सेकंड का समय लगना ही चाहिए? बिल्कुल। अगर हम गणित लगाएं, हवा में ध्वनि की गति 344 मीटर प्रति सेकंड है। इसे 0.1 सेकंड से गुणा करें तो दूरी आती है 34.4 मीटर। यानी आवाज को जाने और आने में कुल 34.4 मीटर का सफर तय करना होगा। सही जा रहे हैं आप। इसका मतलब दीवार की एक तरफ की दूरी कम से कम इसकी आधी यानी 17.2 मीटर होनी चाहिए। एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन। यही वो जादुई आंकड़ा है। हवा में एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत और टकराने वाली सतह के बीच कम से कम 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगर दूरी इससे कम है तो आवाज सिर्फ गूंजेगी, जिसे हम रिवर्बरेशन कहते हैं, लेकिन इको नहीं बनेगा। 17.2 मीटर, ये एक ऐसा फैक्ट है जो सीधे किसी भी एग्जाम में 1 नंबर पक्का कर सकता है।
अब तक हमने ध्वनि को एक खूबसूरत और उपयोगी भौतिक ऊर्जा के रूप में देखा, लेकिन यही ऊर्जा कभी-कभी हमारे लिए सिरदर्द बन जाती है। अब ध्वनि प्रदूषण की बात कर रहे हैं। जी हाँ, नॉइस पोल्यूशन। विज्ञान की भाषा में ये ऊर्जा प्रदूषण का रूप कब ले लेती है? जब ध्वनि ऊर्जा का आयाम, एम्पलीट्यूड और उसकी तीव्रता हमारी जैविक क्षमता से बाहर हो जाती है तो वह अवांछित शोर बन जाती है। मतलब जब वॉल्यूम हद से ज्यादा बढ़ जाए? हाँ, जब गाड़ियों के हॉर्न, कारखानों की भारी मशीनें या लाउडस्पीकर अपनी पूरी ताकत से हवा के कणों को धकेलते हैं तो वे जो संपीड़न पैदा करते हैं वो हमारे कानों के पर्दों पर बहुत हिंसक तरीके से प्रहार करता है। और हम अक्सर इसे सिर्फ थोड़ी सी झुंझलाहट मानकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्या इस अत्यधिक ऊर्जा के कोई गंभीर शारीरिक नुकसान भी हैं? लगातार अत्यधिक शोर में रहने से इंसान के शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, जिससे उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी समस्याएं और गंभीर अनिद्रा की बीमारी हो सकती है। ये तो बहुत खतरनाक है। इसके अलावा पर्यावरण पर भी इसका भयानक असर होता है। हमने बात की थी कि जानवर इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड से बात करते हैं। हाँ, व्हेल और हाथी। इंसानों के शोर के कारण पक्षियों और जानवरों का यह संचार तंत्र पूरी तरह टूट जाता है, जिससे उनके प्रजनन और शिकार खोजने के तरीके बर्बाद हो जाते हैं। ये तो सच में इस ऊर्जा का एक विनाशकारी रूप है। तो क्या इस भौतिक ऊर्जा को शांत करने का कोई वैज्ञानिक और प्राकृतिक तरीका है? हम विकास और मशीनों को तो पूरी तरह रोक नहीं सकते। मशीनों के स्तर पर बेहतर साइलेंसर और साउंड प्रूफिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन प्रकृति ने हमें सबसे बेहतरीन ध्वनि अवरोधक दिए हैं और वो है पेड़। पेड़? वो कैसे? पेड़ पौधों की पत्तियां और शाखाएं ध्वनि तरंगों की ऊर्जा को सोखने यानी एब्जॉर्ब करने और उन्हें बिखेरने का काम करती हैं। इसीलिए सड़कों के किनारे या कारखानों के आसपास घने पेड़ लगाना ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। प्रकृति के पास सच में हर चीज का एक बेहतरीन उपाय है। चलिए, हमने ध्वनि की इस पूरी यात्रा को उसके जन्म से लेकर उसके प्रदूषण बनने तक काफी गहराई से खंगाल लिया है। अगर हम इस पूरे विज्ञान को एक जगह समेटना चाहें तो इसके सबसे बड़े टेक अवे क्या होंगे? अगर हम आज की चर्चा का निचोड़ निकालें तो सबसे पहली बात, ध्वनि हमेशा कंपन से पैदा होने वाली ऊर्जा है, जिसे आगे बढ़ने के लिए ठोस, द्रव या गैस जैसे माध्यम की जरूरत होती है। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती। दूसरी बात, ये एक अनुदैर्ध्य तरंग है जो संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। और अगर हम परीक्षाओं के नजरिए से उन 4 गोल्डन रूल्स की बात करें जो हर किसी को याद रहना चाहिए, वो 4 अहम बिंदु ये हैं। पहला, ध्वनि की गति सबसे तेज ठोस में होती है, फिर द्रव में और सबसे कम गैस में। दूसरा, इंसानों के सुनने की सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। बिल्कुल। तीसरा, प्रतिध्वनि या इको सुनने के लिए ध्वनि स्रोत और दीवार के बीच कम से कम 17.2 मीटर्स की दूरी होनी चाहिए। और चौथा, ध्वनि की पहचान उसके 4 गुणों आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम और तरंग दैर्घ्य से होती है। बेहतरीन। आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया कि ध्वनि कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हमारे कानों में आती है, बल्कि ये हवा के कणों को धकेलने वाली एक वास्तविक और शक्तिशाली भौतिक शक्ति है। सही कहा। अब जाते जाते एक ऐसा विचार है जिस पर सभी को सोचना चाहिए। हमने देखा कि ध्वनि में ऊर्जा है, ये कणों पर दबाव डालती है। अगर ये इतनी ही शक्तिशाली भौतिक शक्ति है तो क्या भविष्य में हम इस ध्वनि ऊर्जा को इतना नियंत्रित कर पाएंगे कि हम इसका इस्तेमाल बिना छुए भारी चीजों को हवा में उठाने के लिए कर सकें? ये बहुत ही दिलचस्प विचार है। क्या अकॉस्टिक लेविटेशन यानी ध्वनि तरंगों से चीजों को उड़ाने की तकनीक भविष्य की सबसे बड़ी क्रांति बन सकती है? इस सवाल को अपने दिमाग में जरूर गूंजने दीजिएगा। विज्ञान और इस ब्रह्मांड में रहस्यों की कोई कमी नहीं है, बस सही सवालों की जरूरत है। बिल्कुल। इसी के साथ हमारा आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। नई चीजों को जानने और समझने की अपनी इस उत्सुकता को बनाए रखिए और विज्ञान की इस रोमांचक दुनिया से जुड़े रहिए।